तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं यार कूलाम्स लॉ को, है ना। ये कूलाम्स लॉ क्या होता है ये हम लोगों को समझना है। देखो बेसिकली कूलाम्स लॉ को मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में एक चार्ज है Q1, ठीक है। एक चार्ज है आपके पास में Q1, आपको पता है ना, कल मैंने आपको बताया था या अभी हम लोग बताया था मैंने आपको कि Q1 से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरा चार्ज होता है आप लोगों का, उसको लेट से मैं Q2 बोल देता हूँ। एक चार्ज है आप लोगों का Q1 और एक चार्ज है मेरे पास में Q2, ठीक है। और इन दो चार्जेस को मैंने बेसिकली आर डिस्टेंस की दूरी पे रखा हुआ है ना। तो ये जो मेरे पास में Q1 चार्ज और Q2 चार्ज है, इसको मैंने आर डिस्टेंस की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो Q1 है, अगर मान लो ये आप लोगों का प्लस का Q1 है, ठीक है। और ये Q2 आप लोगों का ये भी प्लस का है, भाई कुछ भी ले सकते हो आप, प्लस माइनस आपको तो पता ही है ना। तो लेट्स से ये मेरे पास में Q1 चार्ज हो गया और ये मेरे पास में प्लस Q2 चार्ज हो गया। तो आप सबको पता है कि ये Q1 भी इस Q2 को ऐसे रिपेल करेगा और ये Q2 भी इस Q1 को ऐसे रिपेल करेगा। तो बेसिकली ये Q1 क्या करेगा, इस Q2 को ऐसे रिपेल करेगा, एक फोर्स से रिपेल करता है ये। भाई जब Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो एक फोर्स से रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि देखो अच्छा वैसे ही Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा। अब ध्यान से देखना आप लोग, है ना। जो ये फोर्स लग रही है ना, इसको मैं बोलूँगा फोर्स F12। F12, अब आपको ये भी पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है आप लोग की, वेक्टर। और याद रखना जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मान लो ए एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर ऐसे एरो बनाते हैं, है ना। जैसे मान लो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसके ऊपर ऐसे वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा ये वाली बात तो, ठीक है। एक्सलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर वेक्टर बनाते हैं। अब आपने देखा होगा करंट, करंट वेक्टर नहीं होता ना, तो उसके ऊपर ऐसे एरो भी नहीं बनाते। तो फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके ऊपर एरो बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, देखो यहाँ पे 1 पे फोर्स लग रही है 2 की वजह से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेसिकली, दिस इज फोर्स ऑन 1, है ना, क्योंकि 1 पे फोर्स लग रही है। और किसकी वजह से लग रही है, ड्यू टू 2। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मतलब समझे आप, कि 1 पे फोर्स लग रही है 2 की वजह से। ऐसे देखो यहाँ पे 2 पे भी 1 की वजह से फोर्स लग रही है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F21। F21 का मतलब क्या हो गया बताओ आप लोग का, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये बात आप समझे। जब 1 पे देखो, इस 1 को जब इस 2 ने रिपेल करा तो F12, और इस 2 को जब 1 ने रिपेल करा तो F21, ठीक है। अब कूलाम्स लॉ क्या बोलता है आप लोगों का, कि जो ये फोर्स लग रही है, चाहे आपकी F12 लग रही है चाहे आप लोग की F21 लग रही है, ये जो आपकी फोर्स लग रही है, अच्छा इन्होंने इस फोर्स को नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। Fe का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये जो Fe लिखा है ना मैंने, इस Fe का मतलब होता है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई एक बात बताओ मुझे, आप, मैंने आपको पहले ही बताया ना अभी कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चार्जेस तो रेस्ट पे ही होंगे ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाई, ये फोर्स को Fe नाम दे दिया। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये जो साइन बनाता हूँ ना मैं, ये साइन किसका साइन होता है आप लोगों का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस बात का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ अभी देखो। Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। मतलब क्या है इस बात का, कि आप चार्जेस जितने बड़े लोगे, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा, Q1 Q2 भाई जितना ज़्यादा होगा ना, फोर्स भी आपकी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही होता है आप लोगों का इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। Q1 Q2 आपका जितना कम होगा तो ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उतनी क्या होगी बताओ, कम होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है आप लोगों की, एक और बात इन्होंने बताई, एक तो ये बात बोली, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूँ। एक और बात इन्होंने बोली कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, कूलाम एक साइंटिस्ट थे, है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर की। अब आप बोलोगे सर साइन तो सेम ही है, भाई ये वाला जो साइन है इसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप बोलोगे यार साइन तो सेम ही है ना भाई साहब, यहाँ पे साइन तो सेम ही है, ये भी इसका साइन, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं बोला। देखिए अपॉन में जब लिखा होता है ना, जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मान लो आपका ऐसा लिखा हुआ है ए एंड दिस, तो इसको तो पढ़ेंगे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी का मतलब क्या है, बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा आपका, और बी घटेगा तो ए भी घटेगा। लेकिन अगर मैं इसको ही अपॉन में लिख दूँ, ए इज
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बी, मतलब अब अगर आपका बी बढ़ता है तो ए आपका क्लियरली घट रहा होगा, और बी अगर आपका घटता है तो फिर ए आपका बढ़ता है। इसी तरीके से देखो आर क्या है, बेसिकली आर तो इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है ना यार। आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इन दो चार्जेस के बीच की क्या है ये, और डिस्टेंस है यहाँ पे, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम, और डिस्टेंस को अगर आप कम करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा। आप खुद फील करके बताओ, अगर इन चार्जेस को आप दूर दूर रख लो, मतलब डिस्टेंस बढ़ा रहे हो आप, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो एक दूसरे को कम अट्रैक्ट, कम रिपेल करेंगे ना भाई। आप सोचो इन दो चार्जेस को मैंने क्या करा कि ये जो आपके दो चार्जेस है, Q1 आपके पास में चार्ज है और आपके पास में Q2 चार्ज है, आप इन्हें दूर दूर रख लो। अगर आपने डिस्टेंस ज़्यादा कर दी, डिस्टेंस आपने बढ़ा दी भाई, तो फोर्स तो कम ही लगनी है ना फिर, ठीक है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस बात का मतलब क्या है, देखो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लो, अभी मैं आपको चलो इसको समझाता हूँ, इसको पहले एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 दे दो, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा फोर्स कैसे घट रही है डिस्टेंस से, ठीक है। इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम, इसको मैं अभी आपको इस पॉइंट को समझाता हूँ, ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हो बताओ। यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं सर कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ध्यान से देखो, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन के। देखो जब कोई साइन, जैसे मान लो मैंने Q1 और Q2 के बीच में कोई भी सिंबल नहीं लिखा ना, जैसे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो इनके, इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है आप लोगों का, आर स्क्वायर। देखो इसको देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भाई साहब इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो Q1 Q2 को ऊपर लिख दिया मैंने, और 1/r², भाई इसको आप जैसे देखो 1/r², इसको आप 1 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो यही तो आना है ना भाई। Q1 Q2 तो मैंने ये लिख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इससे लिख दिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्वर्सली है, तो r² को तो आप नीचे लिखो और इस 1 को मल्टीप्लाई भी करोगे तो देखो क्या आने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा ना भाई, Q1 Q2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो Q1 Q2 आएगा, और अपॉन में r²। तो ये आ गई आप लोगों की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब देखो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, आपको ये बात पता होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला बन चुका है, इक्वल टू आता है, देखो जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो ना, इसको प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। तो जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट का नाम होता है के। साथ में क्या चल रहा है बताओ आप लोगों का, Q1 Q2 अपॉन में r²। तो ये बन गया आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, ये बन गया हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई r²। जहाँ पे ये जो के होता है ना, ये जो के होता है हमारे पास में, इस के को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इस के की अभी हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो इसको। इस के को बोलते क्या है, बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इस के को क्या नाम दिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और ये जो आप लोगों का के होता है ना, इस के की एक वैल्यू भी होती है, वो भी आप लोग याद रखना अभी, 9 × 10⁹ अच्छा एक बात बताओ, इस के की अगर मुझे यूनिट निकालनी है, जरा बताना इसकी यूनिट कैसे निकलेगी, आप बता सकते हो मुझे इसकी यूनिट कैसे निकलेगी के की। आओ इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट फॉर के, यूनिट फॉर के। देखो के की यूनिट निकालनी है ना, तो के को तो यहीं पे छोड़ दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो r² यहाँ डिवाइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा आप लोग का, क्लियरली मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन Q1 Q2 मल्टीप्लाई में तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएंगे ना, तो Q1 × Q2। तो के की वैल्यू क्या आ गई, इधर लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, के को इधर लिख दो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का देखो, फोर्स का यूनिट क्या होती है बताओ, फोर्स की यूनिट होती है सर न्यूटन, एन होता है ना न्यूटन। आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई साहब, मीटर, और साथ में स्क्वायर चल रहा है। अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई, कूलाम, इनटू में फिर चार्ज की यूनिट क्या, कूलाम। तो देखो के की यूनिट क्या बन चुकी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, अपॉन में नहीं है, तो देखो इसको पर कूलाम बोल दिया हम लोगों ने। तो के की क्या यूनिट बन गई बताओ आप लोगों की, के की यूनिट बन चुकी है आप लोगों की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। लेकिन याद रखना ये जो मैं के की वैल्यू लिख रहा हूँ ना, ये के की वैल्यू किसके लिए है, एयर के लिए बोल सकते हो आप लोग,
या तो आप लोग वैक्यूम के लिए बोल सकते हो, मतलब वैक्यूम एयर, या तो आप वैक्यूम फ्री स्पेस, मतलब जहाँ पे हो, है ना, फ्री स्पेस भी बोल सकते हो आप लोग। मतलब एयर की बात कर लो, वैक्यूम की बात कर लो, फ्री स्पेस की बात कर लो, इन तीन के लिए आप के की वैल्यू ये पुट कर सकते हो, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो देखो ये हो गया हमारे पास में क्या, कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलोगे आप लोग कि इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। देखो चलो मैं इसके लिख लेता हूँ, ये आपका बोल्ड है ना, तो क्या लिखेंगे बताओ, द बिटवीन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional is directly proportional to the product of the charges, ये बात बताओ, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इन दो चार्जेस के बीच में ये फोर्स जो लग रही है F12 या F21, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है बताओ, Q1 Q2 के, है ना। देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है बताओ, आर स्क्वायर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंड proportional to इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, डिस्टेंस के स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो गया आप लोगों की कूलाम्स लॉ की स्टेटमेंट कि जो फोर्स है, द फोर्स बिटवीन दो चार्जेस, टू चार्जेस मतलब इन दो चार्जेस के बीच में, इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, देख लो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के बिटवीन दैम, ठीक। अब मैं आपको समझाता हूँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हम लोगों ने कूलाम्स लॉ पढ़ा ना, कूलाम्स लॉ क्या है आप लोगों का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो फोर्स होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। अब इस बात का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो मेरे पास दो चार्जेस है, एक चार्ज आपके पास में Q1 है और एक चार्ज आपके पास में Q2 है, ठीक है। तो अब इस Q1 और Q2 चार्ज के बीच में क्या लगेगी बताओ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लग रही है, K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कितनी है, R है। भाई यही है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, K Q1 Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस R है उस R को मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस को डबल कर देता हूँ, मतलब इन दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, यानी कि जो हमारे पास में Q1 चार्ज था और ये जो आपके पास में Q2 चार्ज है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस को मैं 2r कर देता हूँ, तो देखो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, एक नई फोर्स आएगी, तो F डैश ई लिख लेता हूँ मैं। भाई जब डिस्टेंस r है तो फोर्स F ई लग रही थी, जब डिस्टेंस 2r हो गई तो F डैश ई मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो F डैश ई मान लिया आप लोगों ने, तो F डैश ई मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताओ आप लोगों का, ये हो जाएगा K Q1 Q2, भाई चार्जेस तो वही हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी आप लोगों ने, 2r, तो 2r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, भाई डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है ना। तो F डैश ई अब देखो कितना आ चुका है, K Q1 Q2 तो ऐसे ही ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा आप लोगों का, 4, और साथ में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। एक काम करो, F डैश ई को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, एक काम करो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 को, भाई मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 ही आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा। तो K Q1 Q2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो आएगा। साथ में क्या चल रहा है, K Q1 Q2 अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, जो आपकी एफ डैश ई फोर्स आ चुकी है ना, 1/4 तो ऐसे ही ठीक है। ये जो K Q1 Q2/r² है, इसको ध्यान से देखो, K Q1 Q2/r², इस K Q1 Q2/r² को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, एफ ई। इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप लोग देखो तो K Q1 Q2/r² को क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ई। तो इसकी जगह पर लिख लेता हूँ एफ ई। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, एफ ई इंटू 1 कितना हो जाएगा, एफ ई, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 4। यानी कि देखो जो नई फोर्स एफ डैश ई आई है ना,
जो नई फोर्स एफ डैश ई आई है, देखो अपॉन में 4 है ना, तो मतलब पुरानी फोर्स का 4 गुना कम हो गई है। ध्यान से देखो आप लोग, जो नई फोर्स आई है, मतलब जब आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया, ध्यान से देखो, जब आपने डिस्टेंस को क्या करा यहाँ पे, डबल करा, तो डिस्टेंस को डबल करने पे क्या हुआ, देखो डिस्टेंस को डबल करने पे जो नई फोर्स आ रही है वो एफ ई मतलब पुरानी फोर्स का 4 गुना कम हो गई। तो मैं वही कह रहा हूँ कि डिस्टेंस को बढ़ाने पे फोर्स कम हो रही है, आपने डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स देख लो 4 गुना कम हो गई। तो डिस्टेंस को बढ़ाने पे फोर्स कम होती है। अच्छा, अगर आप डिस्टेंस को कम करते तो, जैसे मान लो मेरे पास में यही दो चार्जेस हैं, एक आपके पास में Q1 चार्ज है और एक हमारे पास में Q2 चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखो, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस अभी r है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी बताओ, ये हो जाएगी k Q1 Q2 अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोगों का r स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसको मैंने हाफ कर दिया। मतलब हाफ करने का मतलब कि भाई आधी कर दी, मतलब अगर पहले डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर थी, तो 5 सेंटीमीटर कर दी, हाफ कर दी ना मैंने। तो आर थी तो कितनी कर दी, r/2। अगर आर पहले 10 थी तो 2 से डिवाइड ही तो करा आपने, 10/2 है ना। तो r/2 कर दिया। तो अब देखो नई फोर्स अब कितनी आ रही होगी, एफ डैश ई इज इक्वल टू, यह आ जाएगा k Q1 Q2 अपॉन आर की जगह पे कितना लिखोगे बताओ अब आप लोग, भाई डिस्टेंस तो अब r/2 हो गई ना, तो कितना आ जाएगा r/2 और इस पूरे का क्या, स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, k Q1 Q2 ऐसे ही ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा r का स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा आपका, तो कितना बन गया देखो 4 इंटू में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब ध्यान से अगर आप देखो तो 4 K1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को मैं एफ ई लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा आप लोगों का एफ ई। तो देखो जो नई फोर्स आई है ना एफ डैश ई, वो पुरानी फोर्स का 4 टाइम्स हो गई। देखो इसमें क्या हुआ कि जब आपने डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स अपॉन में आ रही थी ना, तो मतलब जब आप डिस्टेंस को डबल करते हो तो फोर्स कम हो जाती है 4 गुना। जब आपने डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो फोर्स बढ़ गई, डिस्टेंस को कम करने में फोर्स बढ़ेगी ना, तो फोर्स 4 गुना बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि ये होता है आप लोगों का कि फोर्स जो होती है आप लोगों के पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, ठीक है। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो ये जो के होता है, इस के बारे में अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि के आखिर में क्या होता है ना। देखो अगर मैं आपसे बात करूँ इस के बारे में, तो इस के को अब हम डिटेल में समझते हैं। एक्चुअल में ये जो के होता है ना आप लोगों को, मैंने अभी बताया आपको कि ये जो के होता है, इस के की ना दो वैल्यूज़ होती हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके पास में दो चार्जेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में दो चार्जेस हैं, एक आपके पास में Q1 चार्ज है और एक हमारे पास में Q2 चार्ज है। अब इन दो चार्जेस को मान लो आप लोगों ने r डिस्टेंस पे तो रखा ही है, लेकिन इन दो चार्जेस को आपने कहाँ पे रखा हुआ है, या तो आप लोगों ने फ्री स्पेस, मतलब जहाँ की कुछ नहीं है, फ्री स्पेस में रखा हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो वैक्यूम में रखा हुआ है आप लोगों ने, वैक्यूम, या आपके सिलेबस में एयर भी बोल सकते हो। तो जब मैंने इन दो चार्जेस को एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखा है ना, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि यहाँ जो के की वैल्यू होगी ना, उस के की वैल्यू को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब अब जो आपकी के की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये के की वैल्यू कब होती है, मैं आपको समझाऊंगा अभी एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है। पहले तो ये जो सिंबल होता है ना, ये ग्रीक सिंबल है, ई की तरह बना हुआ है ना, ये इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, आपने मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा सेट चैप्टर में, ठीक है। तो एप्सिलॉन हो गया, अब के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। पहले तो इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम लोग, नॉट है ये, जीरो मतलब नॉट है ना, तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोल लो या फिर आप वैक्यूम बोल लो, एक ही बात है, या फिर आप एयर बोल लो। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपने इन दो चार्जेस को कहाँ पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, फ्री स्पेस में रखा हुआ है या वैक्यूम में रखा हुआ है, तो आप के की वैल्यू ये पुट करोगे। देखो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला है आप लोगों का, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 Q2 और अपॉन में कितना आ गया आप लोगों का आर स्क्वायर। यही तो है, के Q1 Q2 अपॉन में कितना, आर स्क्वायर।
अब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऐसे ही ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर मैंने इन दो चार्जेस को एयर या फिर फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखा है तो हम के की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है। तो अगर ये दो चार्जेस आप लोगों ने एयर में रखे हैं तो फोर्स तो तब भी लगाएंगे ना भाई। अगर ये मान लो प्लस है, ये भी प्लस है, तो फोर्स तो लगाएंगे ना, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल तो करेगा ही। लेकिन वो फोर्स किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये कब है, जब आपने दो चार्जेस को एयर या फिर वैक्यूम में रखा है। ठीक है। अब इन्हीं दो चार्जेस को मान लो मैं किसी मीडियम में लेके आ जाऊँ, मतलब जैसे ये आपके पास में Q1 चार्ज है आपका और ये आपके पास में Q2 चार्ज है। अब इन दो चार्जेस को r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और इन दो चार्जेस को मैं क्या कर रहा हूँ, किसी मीडियम में ला देता हूँ। मीडियम में लाने का मतलब क्या है, मतलब इन दो चार्जेस को आप लोगों ने हो सकता है ग्लास के अंदर रख दिया हो, है ना, या फिर आप लोगों ने वाटर के अंदर रख दिया, या फिर इन दो चार्जेस को आपने ऑयल के अंदर एक्सेट्रा कुछ भी किसी के अंदर भी आप रख सकते हो। मतलब आपने किसी मीडियम के अंदर रख दिया। तो अब आपकी जो के की वैल्यू होगी ना वो क्या बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। अब इसको एप्सिलॉन एम बोलना है। ठीक है। एप्सिलॉन एम का मतलब अब जो आपको के की वैल्यू रखनी हो, कितनी रखनी है बताओ, ये रखनी है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम में ये एप्सिलॉन एम का मतलब क्या है बताओ, एप्सिलॉन का तो मतलब परमिटिविटी होता है, एप्सिलॉन का मतलब तो परमिटिविटी है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर बोलो। और अगर आपने किसी मीडियम में रख दिया, मतलब एयर या वैक्यूम के अलावा आपने कहीं रख दिया तो मीडियम बोलोगे। तो अब देखो, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में, KQ1 Q2 अपॉन R²। तो अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, के की जगह पे कितना रख दोगे बताओ आप लोग, के की जगह पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। अब एप्सिलॉन एम क्यों आया बताओ जरा मुझे। अब एप्सिलॉन एम इसलिए आया है ना, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, क्योंकि अब आप लोगों ने क्या किया, ध्यान से अगर आप लोग देखो तो अब आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने इन दो चार्जेस को कहाँ पे रख दिया, एयर में रख दिया। ठीक है, कहाँ पे रख दिया आप लोगों ने, इनको सॉरी, अब इन दो चार्जेस को आपने मीडियम में रख दिया तो एप्सिलॉन एम बोलोगे, साथ में Q1 Q2 और अपॉन में कितना आ जाएगा R²। तो ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपने दो चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया। मीडियम मतलब कहीं पे भी रख सकते हो आप, ग्लास, वाटर, ऑयल, जो आपकी मर्जी है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि ये परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे कि हमारे पास में ये परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लेना। ठीक है, परमिटिविटी का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में ये जो परमिटिविटी होती है ना, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में आपने चाहे इसको देखो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी हो सकती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी हो सकती है। तो परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने इन दो चार्जेस को जहाँ पे भी रखा है, चाहे आपने एयर में रखा है या फिर चाहे मीडियम में रखा है, इन दो चार्जेस को आप लोगों ने चाहे मीडियम में रखा है चाहे एयर में रखा है, तो उस मीडियम के या उस एयर, वो एयर मतलब जिस भी मीडियम में आपने रखा है, वो मीडियम क्या करेगा अपने पार्टिकल्स को, देखो आपने जब इन दो चार्जेस को एयर में रखा है तो इनके बीच में एक फोर्स तो लगी रही है ना। ऐसे अगर आप लोगों ने इन दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखा है तब भी इनके बीच में फोर्स लग रही है। तो अगर मान लो भाई, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एयर है, एयर में थोड़ा बहुत तो पार्टिकल होंगे, वैक्यूम में तो नहीं होते, पर चलो एयर में तो पार्टिकल होते हैं ना थोड़ा बहुत। तो हम मान के चल रहे एयर या वैक्यूम में तो पार्टिकल हैं ही। ऐसे ही आपके किसी मीडियम में, ग्लास में भी पार्टिकल्स होंगे, है ना। तो आप एक बार बताओ, जो ये ग्लास है आप लोगों का, इस ग्लास में जो पार्टिकल्स हैं, अगर ये पार्टिकल्स इस फोर्स को कितना कम कर दें, मतलब जो ग्लास के पार्टिकल्स हैं वो इन दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रही है उसको ओवरकम कर पाएँ, उसी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। मतलब ये जो ग्लास है ना, ये ग्लास या वाटर या ऑयल जो भी है, ये अपने पार्टिकल्स को परमिट करेगा, मतलब अलाउ करेगा, ये अपने पार्टिकल्स को बोलेगा कि इन दो चार्जेस के बीच के फोर्स को आपको कम करना है। समझ रहे हो बात को, इन दो चार्जेस के बीच की फोर्स को क्या करना है, कम करना है। मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस
सब्सटेंस का मतलब क्या है भाई, आपने जिसके अंदर उसे रखा है, चाहे एयर में रखा है चाहे मीडियम में रखा है, मतलब आपने दो चार्जेस को कहाँ पे रखा है, एयर में या फिर किसी मीडियम में। द सब्सटेंस विल परमिट, सब्सटेंस क्या करेगा, परमिट करेगा टू इट्स पार्टिकल, अपने पार्टिकल को, टू ओवरकम, टू ओवरकम द फोर्स बिटवीन, द फोर्स between, the substance will permit to its particle to overcome the force between the two charges। मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको आराम से समझाऊंगा। देखो ये क्या बोल रहा है कि आपने जैसे देखो एयर में रखा हुआ है, तो एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम में तो पार्टिकल ना के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ आपके पास में पार्टिकल है ही नहीं। और जब यहाँ पार्टिकल है ही नहीं, तो इन दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स लग रही है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स आपके लेस हैं, वैक्यूम में तो इवन होते ही नहीं है। तो अगर आपके पास में पार्टिकल है ही नहीं, तो इन दो चार्जेस की बीच की फोर्स को कैसे रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। तो अगर हम लोगों ने दो चार्जेस को एयर में रखा हुआ है या फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखा है, तो क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल बहुत कम होते हैं ना, तो फोर्स को, इन दो चार्जेस के बीच की फोर्स को कम नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि जो फोर्स होगी आप लोगों की वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर आपने किसी ग्लास में या वाटर या ऑयल में डाल दो, भाई ग्लास तो आप लोगों का सॉलिड होता है, और सॉलिड के तो काफ़ी पार्टिकल्स सॉलिड होता है ना ये, और सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत होते हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपने देखा होगा। तो जो ग्लास होता है, ग्लास के क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वाटर में भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इन दो चार्जेस के बीच की फोर्स को कम कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे फोर्स आप लोगों की क्या होगी, कम हो जाएगी, तो फोर्स थोड़ा सा लेस हो जाएगी। तो एयर में जो फोर्स होती है वो, मतलब दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स होती है वो एयर में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम में कोई पार्टिकल ही नहीं है जो उसको रोक पाए। इन दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है ना, उनको ये रोक ही नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ पे उनके पास कोई पार्टिकल ही नहीं है। लेकिन अगर आप ग्लास, वाटर या ऑयल में चले गए, तो फिर तो आप लोगों की जो फोर्स होगी वो कम हो जाएगी ना, क्योंकि ग्लास के पास अपने पार्टिकल्स हैं, और ग्लास अपने पार्टिकल्स को बोलेगा कि इन दो चार्जेस के बीच की फोर्स को कम कर दो। समझ रहे हो इस बात को। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि जो फोर्स होती है ना आप लोगों की, फोर्स इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ होती है आप लोगों की, मैक्सिमम होती है इन एयर। सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ होती है आप लोगों की, एयर या फिर फ्री स्पेस, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम। और यहाँ सबसे ज़्यादा क्यों होती है, बिकॉज इट हैज़ लेस पार्टिकल, क्योंकि इसके पास में सबसे कम पार्टिकल होते हैं। अब जब उसके पास में पार्टिकल ही कम है, देखो परमिटिविटी क्या है, जब सब्सटेंस क्या करेगा, परमिट करेगा अपने पार्टिकल्स को कि वो ओवरकम कर दे फोर्स दो चार्जेस के बीच की। तो इन दो चार्जेस के बीच की फोर्स को कम कैसे करेगा भाई, पार्टिकल्स ही कम है एयर के पास में, तो फोर्स मैक्सिमम हो गई ना। बट इन एनी अदर मीडियम, बट इन एनी अदर मीडियम, किसी दूसरे मीडियम में क्या होगा, बट इन एनी अदर मीडियम मतलब आप लोग ग्लास में चले गए, वाटर में चले गए या ऑयल में चले गए, मतलब किसी दूसरे मीडियम में चले गए, द फोर्स विल रिड्यूस, तो फोर्स क्या हो जाएगी आप लोगों की, फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास में, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास में, रिड्यूस हो जाएगी। आपको समझ में आया फोर्स रिड्यूस क्यों होगी, फोर्स इसलिए रिड्यूस होगी क्योंकि दूसरे मीडियम में तो पार्टिकल्स होंगे, और वो डेंस पार्टिकल्स होंगे, मतलब काफ़ी घने पार्टिकल्स होंगे, तो उन दोनों के फोर्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा जैसे मान लो एयर में कुछ फोर्स लग रही है ना, तो मीडियम में भी कुछ फोर्स लग रही है, हाँ बिल्कुल, एयर की फोर्स ज़्यादा होगी, और आपकी जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो यहाँ की फोर्स है, मतलब एयर की फोर्स तो मैक्सिमम होगी, और जो आपके मीडियम की फोर्स है वो थोड़ा सा कम होगी, है ना। लेकिन ये फोर्स कितना कम हुई है, मतलब एयर के कंपैरिजन में आपकी जो मीडियम की फोर्स है वो कितना कम हुई है, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो उसके लिए एक टर्म हमारे पास में होती है, जिसको हम लोग यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन आर, यानी कि इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी को हम कैसे समझ सकते हैं, मुझे आप एक बात बताओ,
भाई सबसे ज़्यादा जो फोर्स है वो मैक्सिमम कहाँ आ रही है, एयर में ही आ रही है ना। जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स है वो एयर में आ रही है, और फोर्स आपकी कम कहाँ पे हो जा रही है बताओ, किसी मीडियम में। तो मैं एक काम करता हूँ, जो फोर्स आप लोगों की मैक्सिमम आ रही है, फोर्स आपकी जो मैक्सिमम आ रही है, और फोर्स जो आपकी थोड़ा सा मिनिमम आ रही है, मतलब कम हो जा रही है। मिनिमम बोलने का मतलब है रिड्यूस हो जाना। तो देखो मैक्सिमम फोर्स कहाँ आ रही है बताओ, जो फोर्स आपकी एयर में लग रही है, और मिनिमम फोर्स किस में हो जा रही है, जो फोर्स आप लोगों की मीडियम में लग रही है ना। एयर बोल सकते हो आप, फ्री स्पेस भी बोल सकते हो, है ना, और वैक्यूम भी बोल सकते हो आप लोग। क्योंकि एक बात बताओ, एयर के कंपैरिजन में तो किसी दूसरे मीडियम की फोर्स कम ही होगी ना, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स तो एयर में ही होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, एयर के कंपैरिजन में किसी दूसरे मीडियम में फोर्स कितना कम हुई, उसी को तो हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं, है ना। हाउ मच force is reduced in any other medium, in any other medium as compared to एयर, मतलब एयर के कंपैरिजन में किसी दूसरे मीडियम में फोर्स कितना कम हुई है, उसी को तो हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं। और अच्छा इसको ना एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, ई आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो फोर्स है वो कितना कम हुई है किसी मीडियम में एयर के कंपैरिजन में। तो एक काम करता हूँ मैं, देखो आप एक काम करो, एयर में कितनी फोर्स आ रही थी बताओ आप लोगों की। तो एयर में जो फोर्स आ रही है सर हमारे पास में, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ की फोर्स है बताओ, एयर की, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और किसी मीडियम में कितनी फोर्स आ रही है, देखो ये आ रही है ना। तो किसी मीडियम में कितनी फोर्स आ रही है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। ये आपकी किसी मीडियम की फोर्स आ रही है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन। तो एक काम करो, जो फोर्स आप लोगों की एयर में आ रही है और अपॉन जो फोर्स आपकी किसी मीडियम में आ रही है, उनको डिवाइड मान लो। तो फोर्स मतलब इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिवाइड कर रहा हूँ टू टू, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड, डिवाइड भी लिखना पड़ेगा ना भाई, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट टू टू। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बताओ आप लोगों की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन, पूरा अपॉन में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, और फोर्स इन मीडियम कितनी आई है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। यही तो आई है बताओ, देख लो, एयर और मीडियम की। अब ये चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई, ये चीज़ जाके इधर मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया बताओ आप लोगों का, 1 बाई, यहाँ तो नीचे कितना चल रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ही चल रहा है। 1 इंटू कितना चल रहा है आप लोगों का, Q1 Q2। अच्छा ये चीज़ देखो ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, 1 इंटू में Q1 Q2, ये वाली चीज़ थी ना, ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है बताओ आप लोगों का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है ना, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया बताओ आप लोगों का। अच्छा सॉरी, ये चीज़ इधर आनी थी और ये वाली टर्म ऊपर जानी थी, मतलब ऊपर क्या आना था आप लोगों का, सॉरी ये टर्म नहीं आएगी यहाँ पे। इसमें एक काम करो, देखो ये जो है ना आप लोगों का, ऊपर क्या चल रहा है पहले देख लो, 1 इंटू में Q1 इंटू Q2, ठीक है। और इसके साथ ये आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू में आर स्क्वायर, ये आ गया। अब नीचे ध्यान से देखना, नीचे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर चल रहा है आप लोग का, और ये चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू में Q1 इंटू में Q2। और 1 से 1 कैंसिल, Q1 से Q1 कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल। तो क्या बचा बताओ आप लोगों का, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो फोर्स एयर के कंपैरिजन में, ये क्या है देखो, कि आपकी जो फोर्स एयर में लग रही है दो चार्जेस के बीच, और जो आपकी फोर्स लग रही है किसी मीडियम में दो चार्जेस के बीच, है ना। दो चार्जेस के बीच जो फोर्स है वो एयर में, और दो चार्जेस की जो फोर्स है वो मीडियम में, इन दोनों का जो अपॉन में आया, इसी को तो हमने रिलेटिव परमिटिविटी बोला है, एप्सिलॉन आर, है ना। क्या बोला इसको, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर का देखो क्या फॉर्मूला बन गया आप लोगों का, ये फॉर्मूला बन गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो यही मैं फॉर्मूला रिलेटिव परमिटिविटी का आगे लिख लेता हूँ, जो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो आप इसको नोट कर लेना कि जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन आर का जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर को क्या बोलोगे आप लोग, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है कि एयर के कंपैरिजन में किसी मीडियम में दो चार्जेस की फोर्स कितनी कम हुई है। एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगा बताओ आप लोगों का, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बताओ आप लोगों का, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल सकते हो आप लोग, वैक्यूम बोल सकते हो आप लोग, और या फिर एयर बोल सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि ये परमिटिविटी क्या होती है आप लोगों की। ठीक है, अच्छा, और रिलेटिव परमिटिविटी भी हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये चीज़ तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो बताना रह गया शायद। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इस एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू होती है क्या, वो आपको याद रखनी है, वो होती है 8.85 इंटू 10⁻12। अच्छा, इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बता सकते हो क्या मुझे, देखो वो भी निकाल लेते हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको ट्रिक बता दूंगा याद करने के लिए, Q1 Q2/r², यही फॉर्मूला है ना। अब ध्यान से देखना, हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो, पहले ये एप्सिलॉन नॉट इधर देखो डिवाइड में ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ ई इंटू में एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना चल रहा है 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन में r²। अब ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही ठीक है, 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन में r²। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा बताओ आप लोगों का, डिवाइड। ठीक है, तो अब देखना एप्सिलॉन नॉट की क्या यूनिट निकलेगी, 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है। Q1 क्या है, चार्ज की यूनिट कूलाम, फिर Q2 क्या है, चार्ज की यूनिट कूलाम। ठीक है, r² चल रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या निकल गई, देखो कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर, ये तो बना कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन, और आर क्या है, सॉरी आर आपकी डिस्टेंस थी ना, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बताओ, मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। भाई मल्टीप्लाई में 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, दोनों का आंसर 6 आता है ना। तो मीटर स्क्वायर इंटू एन लिखो या एन इंटू मीटर स्क्वायर लिखो, एक ही बात तो है। तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई तो है। देखो एप्सिलॉन नॉट की क्या यूनिट आ गई, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या यूनिट आ गई इसकी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप ध्यान से अगर देखो तो आपकी के की क्या यूनिट थी, के की यूनिट थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसी को पलट दो, मतलब अगर मैं इसको कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर करूंगा तो वो किसकी यूनिट आ जाएगी आप लोगों की, एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कितनी आ चुकी है बताओ आप लोगों की, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ चुकी है, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को शायद आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे याद है, आई होप आप भी ऐसे याद रख लोगे। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली आपका जो कूलाम्स लॉ होता है ना, उस कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हम लोग, क्योंकि कूलाम्स देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना भाई साहब, तो कूलाम्स लॉ को वेक्टर लॉ में वेक्टर फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। एक डेरिवेशन भी आ जाती है बोर्ड में, अब तो नहीं आती है, मैक्सिमम आ भी सकती है, कोई भरोसा नहीं है भाई CBSE वालों का। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो देखो कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक बात आप लोग समझो कि कूलाम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मान लो ये आपका, जैसे डेरिवेशन मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी करोगे। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बना ली, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, और एक और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये आपके पास में क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या आप पोजीशन वेक्टर जानते हो, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अच्छा देखो, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ मिलती है,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। तो एक्स और वाई एक्सिस अगर एक दूसरे के साथ जहाँ पे मिलती है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। दिस इज योर ओरिजिन, है ना। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होते हैं, 0,0 क्या होते हैं आपके पास में, 0,0 होते हैं। अगर मैं दो एक्सिस ले रहा हूँ एक्स वाई, और मतलब दो एक्सिस ले रहा हूँ तो जीरो, पहला एक्स होता है आप लोगों का, दूसरा वाई होता है ना। तो यहाँ एक्स भी 0 वाई भी 0 होता है। अगर आप तीन एक्सिस ले लेते हैं, मतलब अगर मैं इसमें तीन एक्सिस ले लूँ, या आपने एक्स ले ली, या आपने वाई ले ली, और ये आप लोगों ने क्या करा, जेड ले ली। तो अब यहाँ पे ओरिजिन है जहाँ पे तीनों मीट करेंगी, तो इसको 0,0,0 बोल लेंगे, एक्स वाई और जेड। तो ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक्स वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, जो आपका ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन से, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरे पास में, लेट इट बी, ये आप लोगों का कुछ भी आप पॉइंट मान सकते हो। जैसे मान लो ये पॉइंट मेरे पास में क्या है, कोई भी पॉइंट मान लो आप, ए पॉइंट है मेरे पास में, ठीक है। तो ओ से, इस ओरिजिन को ओ से डिनोट कर सकता हूँ मैं। तो ओ से लेकर के ए तक आप एक वेक्टर बना दो बस। अगर आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताना है ना, तो ओरिजिन से उसको जोड़ दो तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। यानी कि कौन सा वेक्टर है आप लोगों का, ओ ए वेक्टर। दिस इज योर ओ ए वेक्टर। जैसे मान लो इसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, है ना। ये कौन सा वेक्टर है आप लोगों का, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब मान लो मेरे को बी को बताना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी पॉइंट है आप लोगों का, है ना। और बी पॉइंट से मुझे इसको जोड़ना है, तो ठीक है, ये क्या बना देगा आप लोगों का, बी से इसको जोड़ दो, ओ से बी की तरफ जा रहे हो ना, तो ये ओ बी वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर को ऐसे एरोस दिखाते हैं ना, ठीक है। तो ओ बी वेक्टर। अब देखो मान लो ए पे मैंने कितना चार्ज रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल Q1 चार्ज रखा हुआ है, और बी पे आप लोगों ने Q2 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि Q1 इस Q2 को रिपेल करेगा, अगर भाई ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये जो Q1 होगा ये Q2 को रिपेल करेगा। इसको हम बोलेंगे F21। F21 का मतलब क्या है बताओ, F21 का मतलब है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मतलब टू पे फोर्स लगी है वन की वजह से। ऐसे ही इस वन पे भी टू की वजह से फोर्स लगेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, F12, ठीक है। तो F12 का मतलब क्या होता है बताओ, F12 का मतलब है आपके पास में फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। और F21 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ आप लोगों का, दिस इज फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। तो F12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और F21 का मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अब एक चीज़ ध्यान से देखो आप लोग, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप ए से बी जा रहे हो मान लो, मतलब एक बात बताओ, यहाँ से ए से लेकर के बी अगर मैं जा रहा हूँ, मतलब ए से बी तक अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, तो इसको देखो आप कैसे सॉल्व करोगे एक्चुअल में। लेट्स से मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास में, यहाँ की डिस्टेंस को मैं R1 बोल देता हूँ, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो R1 वेक्टर है आप लोगों का, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है हमारे पास में वो कितनी है आप लोगों की, R2 वेक्टर है आपके पास में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैंने R1 वेक्टर बोल दिया, और ये डिस्टेंस कितनी बोल दी मैंने, R2 वेक्टर बोल दी। अब देखो आप ए से बी जा रहे हो, जब ध्यान से समझना, जब आप ए से बी जा रहे हो, ठीक है, तो मैं ए से कहाँ जा रहा हूँ बताओ, बी पे जा रहा हूँ। तो जब आप ए से बी जा रहे हो ना, तो ए से बी जाने का मतलब क्या है बताओ, ए से बी जाने का मतलब है, ध्यान से देखना, ए से बी की तरफ जा रहे हो ना आप लोग, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो फाइनल कौन हो गया आप लोगों का, बी, और इनिशियल कौन हो गया आप लोगों का, ए। तो फाइनल बी और इनिशियल कौन हो गया आप लोगों का, ए हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल बी हो गया, इनिशियल ए हो गया। और देखो ये जो बी है आप लोगों का, इस बी के लिए तो आप लोग क्या बोल रहे हो, R2 वेक्टर। ध्यान से देखो, इस ओ बी वेक्टर को तो हम R2 वेक्टर ही बोल रहे हैं ना, और ए को क्या बोल रहे हैं, R1 वेक्टर। तो अगर आपको ये ए बी वेक्टर निकालना है, ए से बी जा रहे हो ना आप लोग, मतलब ए बी वेक्टर निकालना है, एक्चुअल में R2 क्या है आप लोगों का, ओ बी वेक्टर है ना। और R1 क्या है देखो आप लोगों का, ओ ए वेक्टर है। तो अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है बताओ आप लोगों का, फाइनल है ओ बी वेक्टर, माइनस इनिशियल क्या है बताओ, ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर कितना है बताओ आप लोगों का, R2 वेक्टर, कितना आ जाएगा आप लोगों का, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो मतलब जब मैं ए से बी जा रहा हूँ, ध्यान से देखो,
जब आप ए से बी जा रहे हो तो ए से बी जाने में जो आप लोगों का वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आप बोलोगे यार बी से ए भी तो जा सकते थे हम लोग ऐसे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बी से ए चले जाओ, समझ लो। पर जब आप बी से ए जाओगे, ध्यान से देखो, जब आप बी से कहाँ जाओगे, ए तक, तो बी से ए जाने में क्या होगा, ए अब आपका फाइनल बन जाएगा और बी क्या बन जाएगा आप लोगों का, इनिशियल। अब ये बी कितना है आप लोगों का, बी वेक्टर, देखो बी मतलब ओ बी वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो ओ बी वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर, और ए मतलब ओ ए वेक्टर कितना है बताओ आप लोगों का, दिस इज योर R1 वेक्टर। तो आपको क्या निकालना है, बी ए वेक्टर निकालना है ना। तो बी ए वेक्टर कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि आप बी से ए जा रहे हो ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है बताओ आप लोगों का, ओ ए वेक्टर, और माइनस इनिशियल कितना है आप लोगों का, ओ बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर कितना हो गया, R1 वेक्टर, और माइनस ओ बी वेक्टर कितना हो गया बताओ आप लोगों का, R2 वेक्टर। तो जब इसका मतलब ये कि जब मैं बी से ए में जा रहा हूँ तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई बताओ, यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ ना, कि जब आप ए से बी जा रहे हो तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और जब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो बताओ, बी से ए जा रहे हो तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से देखो अगर आप लोग, तो अब हम लोगों को इसको क्या लिखना है, बेसिकली वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वेक्टर फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2, है ना, अपॉन में कितना, R स्क्वायर, यही होता है ना हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है सर। अब देखो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है सर, आप मानते हो इस बात को, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं देखो दो फोर्स निकालता हूँ, एक ये F12 फोर्स निकालता हूँ सबसे पहले, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कैसे निकलेगा बताओ आप लोगों का, K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन, ध्यान से देखो आप लोग, जब आप जो आप लोगों का क्या है, बेसिकली फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू कितना है आपके पास में, टू है ना। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू जो है हमारे पास में, इस डायरेक्शन में, आप ये बताओ इस डायरेक्शन में, या आप एक काम करो, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, है ना, ध्यान से अगर आप इस बात को समझोगे तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए आर ले लेता हूँ, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो आर है। एक्चुअल में देखो आप बोलोगे ये जो डिस्टेंस आर है ना हमारे पास में, आर आर इनके बीच की डिस्टेंस है। अब आप ए से बी जाओ चाहे बी से ए जाओ, मतलब चाहे आप लोग ए से बी जाओ चाहे आप लोग बी से ए जाओ, भाई बात तो एक ही है ना, अगर इनके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है तो ए से बी जाने पे भी 5 ही होगी और बी से ए जाने पे भी कितनी होगी, 5 ही होगी ना। तो बस ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्या है, फिर ये तो डायरेक्शन बता रहा है कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मतलब है जब आप बी से ए जा रहे हो, और जब आप ए से बी जा रहे हो तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, लेकिन है दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 ही। मतलब अगर आप इनका मॉड ले लो, मतलब मैं अगर R का मॉड ले लूँ, ये जो R डिस्टेंस इसका मॉड ले लूँ, इस वाले का मॉड ले लूँ, मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड ले लूँ, और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड ले लूँ। मॉड बोलने का मतलब है सिर्फ डिस्टेंस। तो भाई ये भी, अगर भाई ये डिस्टेंस 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, और ये भी कितना होगा बताओ, 5 मीटर ही तो होगा, सारी डिस्टेंस सेम ही तो होंगी। भाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बता क्या रहा है कि आप ए से बी जा रहे हो, और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्या बता रहा है कि आप बी से ए जा रहे हो। लेकिन R2 माइनस R1 R1 माइनस, है तो तीनों की डिस्टेंस 5 ही ना, तो इनकी डिस्टेंस सेम है भाई साहब, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन पे तो बात कर सकते हैं हम लोग। तो F12 कितना निकल जाएगा, K Q1 Q2, और साथ में कितना आ जाएगा, R स्क्वायर, यही होता है ना। लेकिन देखो ये आपकी एक्चुअल में, देखो अब हम लोगों को क्या चाहिए होता है, वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी चाहिए होती है, तो डायरेक्शन को बताने के लिए एक तरीका होता है, देखो आपने सीखा होगा, जैसे मान लो ये मेरे पास में वाई एक्सिस है, ये मेरे पास में एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस में आप लोग क्या करते हो, जे कैप लेते हो, ये जो टोपी बनाते हैं ना इसको कैप पढ़ते हैं, कैप। और जेड एक्सिस में क्या करते हो आप लोग, इस तरीके से के कैप लेते हो। एक टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है,
मैग्नीट्यूड कितना होता है उसका 1, वैल्यू तो 1 होती है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम करता है। मतलब अगर मैंने आई कैप लिखा है तो आई कैप में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर ही होगी या 1 सेंटीमीटर होगी, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि आप एक्स एक्सिस में हो। अगर मैं जे कैप की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं वाई डायरेक्शन में हूँ, अगर मैं के कैप की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं जेड डायरेक्शन में हूँ। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो आप लोगों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। जैसे मैं आई कैप की बात करूँ, मुझे आई कैप निकालना है, तो आई कैप निकालने का तरीका क्या होता है, या आप एक चीज़ समझो, जैसे मान लो मेरे पास में ए है और ए मेरे पास में कोई वेक्टर है। अब इस ए का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, इस कैप को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ए का अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो एक काम करो, ऊपर उस वेक्टर को लिखो और नीचे उसके मॉड से डिवाइड कर दो। ये जो दो वर्टिकल बार होते हैं ना, मॉड होते हैं भाई साहब, मॉड है ना। जैसे मुझे बी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ऊपर बी के वेक्टर को लिखो, नीचे उसके बी के मॉड से डिवाइड कर लो। जैसे सी का यूनिट वेक्टर लिखना है तो ऊपर सी के वेक्टर को लिखो और नीचे उससे सी के मॉड से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसे ही अब ध्यान से समझना आप लोग कि जो F12 है, F12 डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है आप लोगों का, ध्यान से देखो। ये जो F12 है, F12 डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर दिख रहा है आपको, ये वाला वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में, बताओ कौन सा वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। आप इसको मॉड आर लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मॉड आर का मतलब क्या है भाई, आप डिस्टेंस की बात ही तो कर रहे हो ना, मॉड आर मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इन सबका मॉड तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज़ देखो ध्यान से कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, मुझे तो डायरेक्शन चाहिए। देखो इतनी फॉर्म स्केलर है, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये तो स्केलर फॉर्म है ना यार। स्केलर फॉर्म मतलब के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरा स्केलर फॉर्म बताएगा आपको। दिस इज द स्केलर फॉर्म। और ये जो चीज़ है आप लोगों की, ये अगर आप इस पर यूनिट वेक्टर लगा देते हो तो ये तो आपको डायरेक्शन दे देगा। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे बताओ, तो F12 निकालने का तरीका क्या है आप लोगों का, के Q1 Q2 अपॉन में मॉड आर का स्क्वायर, अभी ऐसे ही ठीक है। इस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो ऊपर उस वेक्टर को लिख देते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और नीचे उसके मॉड को, यानी कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यही तो करते हैं। अभी देखो जब आपने ए का यूनिट वेक्टर निकला था तो ऊपर ए का वेक्टर नीचे ए का मॉड, तो सिमिलरली यहाँ पे भी कर दिया। अब देखो मॉड आर, ये R2 माइनस R1 वेक्टर, ये तो सब बराबर ही है ना, तो मतलब डिस्टेंस तो सबकी बराबर ही है। तो F12 कितना लिख सकता हूँ बताओ मैं, के Q1 Q2 अपॉन इस मॉड आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं, R1 माइनस R2 वेक्टर। तो क्या लिख दिया मैंने, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और साथ में स्क्वायर भी चल रहा है इसका, ऊपर क्या चल रहा है बताओ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और अपॉन में कितना आ जाता है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। अब देखो ये सेम है ना, मतलब ये भी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये भी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसकी पावर 2 और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो आपको पता है जब बेस सेम होते हैं ना, जैसे बेस सेम है, बेस सेम का मतलब कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ए सेम ले लेते हैं और m प्लस n हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएगा आप लोग का, F12 जब आप निकालोगे तो F12 कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन ये 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा बताओ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्या, क्यूब, और साथ में ऊपर कितना बच रहा है आप लोगों का, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये आ गई आप लोगों की कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आ गई, ठीक है। अच्छा सिमिलरली एक बार बताओ, F21 निकाल सकते हो क्या आप लोग, सिमिलरली आप लोग क्या निकाल सकते हो बताओ, F21, ध्यान से देखो। सिमिलरली अगर मैं F21 निकालना चाहूँ, सिमिलरली तो आप उसे खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसको भी समझा दूंगा। सिमिलरली देखो F21, जब यहाँ पे F12 था तो यहाँ पे R1 माइनस R2 आया, यहाँ पे भी R1 माइनस R2 आया। तो अगर मैं F21 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन 2 है ना, तो पहले 2 आ जाएगा, मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्या, क्यूब, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझे बात को, है ना। दिस इज द F21। तो ये हम लोगों ने
F12 और F21 दोनों के दोनों को वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया। तो देखो ये समझना बहुत ज़रूरी था, जो वेक्टर फॉर्म है आप लोगों की, इसको मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से इसको समझना, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमारे पास में हो चुका है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये जो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है ना, इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ना एक फोर्स 11th में भी पढ़ी होगी। एक्चुअल में हमारे पास में दो फोर्सेस होती हैं, है ना। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको आप लोग किससे डिनोट करते हो बताओ। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एफ ई से, है ना। तो कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दूसरी कौन सी है हमारे पास में, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दो के बीच में आपको क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। कई बार बोर्ड में सवाल पूछ लिया जाता है, तो समझ लेते हैं कि इनके बीच में कंपैरिजन कैसे होगा, है ना। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो आपने अभी क्या सीखा, है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। एक्चुअली मैंने आपको अभी ये बताया कि अगर आपके पास में यहाँ पे एक Q1 चार्ज होता है ना, और आपके पास में क्या है यहाँ पे अगर एक Q2 चार्ज है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मान लो R है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी प्लस का चार्ज है आपका, ये भी प्लस का चार्ज है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, यस सर। तो जिस फोर्स से रिपेल करेंगे ना, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, Fe। और वो Fe का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास में, K Q1 Q2 अपॉन में कितना, R स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके पास में एक m1 मास है और आपके पास में एक m2 मास है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो r है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगती है ना, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, Fg। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 अपॉन में कितना, R स्क्वायर। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये वाली जो फोर्स की मैंने आपसे बात करी ना, ये वाली जो फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है आप लोगों की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये वाली जो फोर्स है आपके पास में, ये कौन सी फोर्स है आप लोगों की, दिस इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ जरा आप लोग, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इसमें ये जो के होता है, इस के की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये के की वैल्यू होती है। और ये जो, और इस के को बोलते क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना। ये जो आपका के होता है, इस के को हम लोग क्या नाम देते हैं, बेसिकली ये जो के होता है आप लोगों का, दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और ये जो आपका जी होता है, इस जी की भी एक वैल्यू होती है, जो कि होती है 6.672 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ चुकी होगी। अब ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया, है ना। हम तो इनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपैरिजन करना है। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, सेकंड पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो आपका के होता है ना, आपने देखा था ना, ये के किस पे डिपेंड कर रहा था, मीडियम पे। मतलब आप के की वैल्यू देखो, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 होती है। कब, एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए बोल सकते हो आप लोग, है ना, फ्री स्पेस बोल लो, या फिर आप किसके लिए बोल सकते हो बताओ, वैक्यूम के लिए। तो ये तो आपकी के की वैल्यू होती है। और जो ये आप लोग का के होता है, इसकी वैल्यू 1/4πε भी हो सकती है। वो किसके लिए, किसी मीडियम के लिए, मीडियम जैसे कि मान लो ग्लास आ गया, ऑयल आ गया, या कोई और चीज़ आ गई, है ना। तो आप देखो ये जो के है ना, तो बेसिकली ये हम क्या बोल सकते हैं, ये जो के होता है, ये डिपेंड करता है आप लोगों का किस पे, मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम। मतलब आपने इसे किस मीडियम में रखा है।
आपने इसे किस मीडियम में रखा है उस पे ये चीज़ डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। तो ये आपका के डिपेंड करता है मीडियम पे। लेकिन ये जो जी होता है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। आप एयर में रखो या किसी ग्लास में रखो या आप वाटर में रखो, जी हमेशा सेम ही आएगा। आप लोग का जी की वैल्यू हमेशा सेम होगी। तो मतलब हम बोल सकते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। यानी कि ये जो चीज़ है आप लोगों की, ये किस पे डिपेंड नहीं करती है आपके पास में, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट एक चीज़ और देखो। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ आप लोग देखना कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, यहाँ पे भी इन्वर्सली आर स्क्वायर है। और जो ग्रेविटेशन मैंने आपको बताया ना अभी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। मतलब डिस्टेंस बढ़ती है, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स भी कम होगी। तो वैसे ही दो मासेस के बीच की भी अगर डिस्टेंस बढ़ेगी ना तो ये फोर्स भी कम होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं वो भी किसको फॉलो करती हैं, दिस ऑल्सो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। और ये जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ये भी किसको फॉलो करती है यहाँ पे, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, फोर्थ पॉइंट समझते हैं। देखो एक बात बताओ, आपने देखा था ना दो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, माइनस माइनस भी रिपेल करते हैं और प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी रिपल्सिव भी हो सकती है ना, और ये आप लोगों की अट्रैक्टिव भी हो सकती है। मतलब अगर आपके पास में एक प्लस है और एक प्लस है तो भाई वो भी रिपल्सिव होगा, एक माइनस है वो भी रिपल्सिव होगा। बट अगर आपके पास में एक प्लस और एक माइनस है तो वो तो अट्रैक्टिव होता है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होगी आप लोग की, हमेशा हमेशा अट्रैक्टिव होगी। मतलब जैसे दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट कर सकते हैं ना, दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। और एक और लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिफ्थ पॉइंट, जो कि भी इम्पॉर्टेंट ही है आप लोगों का, कि एक बात याद रखना, जो ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का लगभग 10⁻36 टाइम ज़्यादा होती है। ठीक है, ये डेटा मैं आपको ना प्रूव भी कराऊंगा। मतलब इसको जब हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू इस चीज़ को ना प्रूव भी कर लेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए आप याद रखो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻36 टाइम ज़्यादा होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इट इज़ मोर पावरफुल, ये बहुत पावरफुल फोर्स है। और ये आप लोगों की लेस पावरफुल फोर्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे पास में क्या आने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, आ जाएगा आपके पास में, टॉपिक डाल लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अब ये क्या चीज़ होती है इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं ना, फिजिक्स में एक हमने चार्ज बना रखा है जिसको हम बोलते हैं क्यू नॉट चार्ज। अब ये क्यू नॉट चार्ज क्या होता है, क्यू नॉट चार्ज आप लोगों का टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, टेस्ट चार्ज का मतलब कि सिर्फ इसको टेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। और इसका जो इसको यूनिट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी बोल देते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में ये माना गया है कि जो आपका टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या मानना है आप लोगों को, पॉजिटिव मानना है। ठीक है भाई, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि आपको ये जो टेस्ट चार्ज होता है इसको पॉजिटिव मानना है। और यूनिट का मतलब क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यूनिट मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1 होती है। तो ये आपका होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब जैसे मान लो ये आपका प्लस क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मान लो हमारे पास में एक प्लस Q1 चार्ज है ना, और अगर मान लो आपके पास में एक प्लस Q2 चार्ज है,
और अगर मान लो आपके पास में क्या है, प्लस Q3 चार्ज है, आपके पास में 3 प्लस चार्ज है, तो आपको पता है ये वाला प्लस इस प्लस को क्या करेगा बताओ, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। मान लो जिस फोर्स से ये रिपेल कर रहा है उसको मैं F1 फोर्स बोल देता हूँ। अभी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो F1 बोल दिया मैंने। ये प्लस भी इस प्लस को क्या करेगा बताओ, रिपेल करेगा, तो जिस फोर्स से रिपेल करेगा उसको मैंने क्या बोल दिया, F2 वेक्टर बोल दिया। ये वाला प्लस और ये इसको प्लस को भी क्या करेगा बताओ, रिपेल करेगा। अच्छा आप बोलोगे ठीक है, ये कितना हो गया आप लोगों का F3 और वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगा दिया मैंने, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने बोला कि सर ये जो Q0 चार्ज है ना, ये जो आपके पास में Q0 चार्ज है, इस Q0 चार्ज पे Q1 ने भी फोर्स लगाई, Q2 पे भी फोर्स लगाई, Q3 पे भी फोर्स लगाई, तो क्या Q0 इन पे फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब क्या ये प्लस इस प्लस को रिपेल नहीं करेगा, या ये प्लस इस प्लस को रिपेल नहीं करेगा। तो आंसर है नहीं। देखो ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, इस बेचारे की औकात कम है, तो ये कैसे इन पे फोर्स लगा पाएगा, ये नहीं लगा पाएगा भाई इन पे फोर्स, है ना। मतलब ये इनको रिपेल नहीं कर सकता, ये तीनों इसको रिपेल कर सकते हैं बट ये इसको रिपेल नहीं कर सकता। तो आप क्या बोलते हो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या बोलता है कि जो भी आपका चार्ज आपको दे रखा है, मतलब जैसे Q0 चार्ज हमें टेस्ट चार्ज दे रखा था, तो इस टेस्ट चार्ज पे जितने भी ये चार्जेस हैं, ये सब कौन कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, F1 F2 F3, इन सारी फोर्सेस का आप वेक्टर सम कर दो। मतलब अगर आपको एफ टोटल निकालना है ना, क्या बोलता है ये कि अगर आपको एफ टोटल निकालना है, टोटल फोर्स निकालनी है, मतलब कि ये जो Q0 चार्जेस पे कितनी टोटल फोर्स लग रही है, तो ये जो टोटल फोर्स आपको निकालनी है, इसके लिए आप F1 वेक्टर करो प्लस F2 वेक्टर करो प्लस F3 वेक्टर करो, सारे वेक्टर्स को क्या कर देना है आप लोगों को, जोड़ देना है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। और भी चार्जेस होते तो और भी चार्जेस की वजह से भी इस पे फोर्स लग जाती, है ना, लेकिन वेक्टर सम करना है। अब आप बोल रहे होंगे अरे वेक्टर सम क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ इसको। पहले ना मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या बोलता है। ये बोलता है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ना, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, या आप ऐसा बोल सकते हो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, आप सबको पता है। तो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज। अब गिवन चार्ज जैसे आपको यहाँ पे Q0 दिया गया था, ठीक है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज, मतलब ये जो आपका गिवन चार्ज दे रखा है, इस पे जो टोटल फोर्स लग रही है, द नेट मतलब टोटल फोर्स, जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है एक गिवन चार्ज पे, वो क्या हो जाएगी आप लोगों की, गिवन चार्ज इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू द इज इक्वल टू द वेक्टर सम, is equal to the vector sum of all the individual forces, of all the individual forces, जितनी भी सारी की सारी individual forces है ना, exerted on it, तो मैं आपको समझाता हूँ, exerted on it by other charges। मतलब अब इस बात का क्या है, देखो समझाता हूँ मैं आपको, इसको टेंशन मत लो। इसने ये बोला कि जो आपको गिवन चार्ज है, ये Q0 क्या था हमारे पास में बताओ, दिस इज़ योर गिवन चार्ज। तो ये जो आपको गिवन चार्ज दे रखा है ना, इस गिवन चार्ज ने पे जो बाकी के फोर्सेज हैं, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज, इस गिवन चार्ज पे जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकली है, मतलब जो एफ टोटल निकल रहा है, वो आपको कैसे निकालना है, इज इक्वल टू द वेक्टर सम, उसको आपको क्या कर देना है, वेक्टर सम कर देना है। वेक्टर सम मतलब सारी फोर्सेस को जोड़ देना है, ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट, मतलब इस वाले चार्ज पे जितनी भी फोर्सेस लगी हैं, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, जितनी भी फोर्सेस लगी हैं ना, इन सारी फोर्सेस को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को ना मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ इसे। जैसे मान लो कि हमारे पास में दो चार्जेस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में दो चार्जेस हैं, एक मेरे पास में Q1 चार्ज है आप लोगों का, और ये जो Q1 चार्ज है आप लोगों का, ये मान लो 2 माइक्रो कूलाम का है। माइक्रो, ये जो सिंबल होता है ना, माइक्रो का सिंबल होता है, माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 की पावर माइनस
6 कूलाम। तो जो 2 माइक्रो कूलाम है 2 × 10⁻⁻6 कूलाम का चार्ज है। और एक दूसरा चार्ज है मेरे पास में Q2 चार्ज, और ये जो Q2 चार्ज आप लोगों को दे रखा है ये कितने का दे रखा है, 3 माइक्रो कूलाम का दे रखा है। ठीक है, मैं ये समझा रहा हूँ ये वेक्टर सम क्या होता है। 3 माइक्रो कूलाम का है, 3 माइक्रो कूलाम मतलब 3 × 10⁻⁻6 कूलाम का है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने इनके बीचों बीच क्या कर दिया, एक चार्ज Q रख दिया। ठीक है, मैंने इन दोनों के बीच एक चार्ज क्या रख दिया, यहाँ पे Q रख दिया, और उस Q को, या एक काम करो उसे Q0 बोल दो, है ना। उस Q0 की जो वैल्यू दे रखी है, क्योंकि यूनिट होता है तो 1 बोल सकते हैं इसको, तो 1 माइक्रो कूलाम, मैंने कहा था ना इसका वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइक्रो कूलाम मतलब 1 × 10⁻⁻6 कूलाम है। तो आपको क्या बोलना है कि देखो ये दो चार्जेस दे रखे हैं, इन दो चार्जेस के एकदम बीचों बीच एग्जैक्टली मिडिल पे मैंने एक थर्ड चार्ज को रखा। तो आपको बताना है कि इस Q0 पे कितनी फोर्स लग रही है, नेट फोर्स इस Q0 पे कितनी लगेगी। जैसे यहाँ पे देखो ये Q0 पे Q1 की वजह से फोर्स लगेगी, Q2 की वजह से भी लगेगी, Q3 की वजह से भी लगेगी। तो वैसे ही हम देखेंगे इस Q0 पे Q1 की वजह से भी लग रही होगी, भाई ये प्लस का Q1 है ना, और ये प्लस का Q2 है, तो इनकी वजह से फोर्सेस लग रही होंगी। देखो ये वाला Q1 इस Q0 को ऐसे रिपेल करेगा कि नहीं करेगा बताओ। तो चलो मैं इसको F1 फोर्स बोल देता हूँ, और ये Q2 वाला भी इस Q0 को ऐसे रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये F2 फोर्स बोल देता हूँ। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो फोर्स क्या होती है हमारे पास में, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए। तो अगर मुझे नेट फोर्स निकालनी है, देखो अगर आपको नेट फोर्स निकालनी है तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे भाई, आप F2 फोर्स निकाल लो, और उस F2 फोर्स में आप कौन सी फोर्स को जोड़ दो, F1 फोर्स को, तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। चलो निकालते हैं। देखो पहले काम करता हूँ मैं F1 फोर्स निकालता हूँ, या आप F2 निकाल लो, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये F1 फोर्स लगाएगा भाई, 1 की वजह से लग रही है ना F1 और F2 इस तरीके से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलो पहले F1 फोर्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो F1 फोर्स अगर आप निकालोगे तो ये जो आपकी F1 फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो आपकी F1 फोर्स आएगी, ये आपकी जो F1 फोर्स है वो कितनी आने वाली है, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R²। अच्छा, इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है ना, मतलब ये दो चार्जेस कितने की डिस्टेंस पे रखे हैं, 4 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ये दो चार्जेस आपकी 4 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। तो अगर ये 4 मीटर की डिस्टेंस पे और ये वाला चार्ज मिडिल पे है, तो बताओ ये वाली की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी आप लोगों की, 2 मीटर। समझ रहे हो ना बात को, अगर ये टोटल 4 मीटर की डिस्टेंस है तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, K Q1 Q2/R²। अब ध्यान से देखना, K की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 9 × 10⁻9। हाँ मान लो ये चार्जेस कहाँ पे रखे हुए हैं आप लोग के, एयर में रखे हुए हैं, या फिर आप लोगों के फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, और या फिर आप लोगों के वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है K की वैल्यू 9 × 10⁻9 आ जाएगी। अब देखो आप कौन सी फोर्स निकाल रहे हो, F1। ये जो F1 फोर्स है ये किन दो चार्जेस के बीच में लग रही है, Q0 और Q2 के बीच में, है ना। तो एक काम करता हूँ, पहला चार्ज मैं इसको बोल देता हूँ, दूसरा चार्ज इसको बोल देता हूँ। Q1 मतलब ये वाला चार्ज, इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है ना भाई साहब। तो पहले इस चार्ज को बोल लो, इस चार्ज की वैल्यू कितनी है बताओ, 3 × 10⁻6। और इस वाले चार्ज की वैल्यू कितनी है बताओ, 1 × 10⁻6। भाई आपको दो चार्जेस के बीच की फोर्स निकालनी है ना, तो पहले वाले चार्ज पे कितनी, इन दोनों की फोर्स निकाल रहा हूँ मैं। F1 फोर्स जो निकल रही है आप लोग की, सॉरी F1 फोर्स तो किसकी वजह से लग रही है, F1, एक मिनट, सॉरी F1 जो फोर्स लग रही है, F1 फोर्स तो इन दो चार्जेस के बीच की लग रही है ना। जो Q0 और Q2 के बीच की फोर्स है वो तो F2 है। तो एक काम करो, इसको F2 लिखेंगे हम लोग, है ना, ये F2 फोर्स है आप लोग की। समझ रहे हो मेरी बात को, मैंने क्या कहा भाई, जो ये Q0 है, इस Q0 पे जब Q2 ने धक्का दिया तो कौन सी फोर्स लगी, F2। तो जो मैं फोर्स निकाल रहा हूँ F2 फोर्स है। तो ये F2 फोर्स किस किस की वजह से लग रही है, Q2 और Q0 की वजह से लग रही है। ठीक है, अच्छा, अब Q2 और Q0 के बीच की डिस्टेंस कितनी है बताओ, 2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू, सॉरी 9 3 सा कितना, 27 इंटू 10⁻। आपको पता है ना, जब बेस सेम होते हैं, सारे बेस 10 है कि नहीं है, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। पावर कौन कौन सी है, 9 -6 -6 अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब इसको जरा एक काम करो, 27 को 4 से डिवाइड करना, 27 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 4 9 ज़ा और 4 8 ज़ा, ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24, हाँ
4 6 24, 7 में से 4 ये 3 बच जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इधर 0, फिर 4 7 28, ये 2 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और फिर पॉइंट लगा रहे तो 0 लगा सकते हैं ना, तो 4 5 से कितना 20, तो कितना आंसर आ गया बताओ 6.75। तो आ जाएगा 6.75 इंटू 10 की पावर देखो 9 और माइनस सिक्स कितना होता है -12, तो कितना आ गया 6.75 इंटू 10 की पावर 9 -12 कितना हो गया -3, इतने न्यूटन की। तो ये आ गई आपकी F2 फोर्स। भाई फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो ये हमने F2 फोर्स तो निकाल दी। एक काम करता हूँ, अब मैं इस F1 फोर्स को भी निकाल लेता हूँ। F1 फोर्स, अच्छा F1 फोर्स किसकी वजह से लग रही है बताओ, इस Q1 ने इस Q0 को जब रिपेल करा तभी तो F1 फोर्स लगी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो एक काम करो, K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 फोर्स। तो Q1 फोर्स कितनी है बताओ, मतलब पहले वाले की फोर्स कितनी है Q1 ना, तो ये फोर्स कितनी है आप लोग की, पहली फोर्स कितनी है 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -6, और दूसरी फोर्स Q0 वाली कितनी है बताओ आप लोग की 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर कितना है इनके बीच की डिस्टेंस 2, तो क्या आ जाएगा बताओ 2 का स्क्वायर, तो बन जाएगा 9 2 सा कितना 18 इंटू इसको जोड़ना 9 -6 बेस सेम है तो सारी पावर ऐड हो जाएंगी ना, 2 का स्क्वायर इतना हो गया 4। अब 18 को 4 से डिवाइड करना जरा, 18 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 4 से कितना आ जाएगा 16, 8 में 6 किया 2, यहाँ पे पॉइंट इधर 0, 4 5 से कितना आ जाएगा 20, 20 -20 0, तो कितना आ गया 4.5 इंटू 10 की पावर 9 -6 इज -12, तो यह आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। अब देखो मैंने आपको बोला था नेट फोर्स निकालनी है, तो जब आप नेट फोर्स निकालने जाओगे ना, तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बताओ, F2 प्लस F1 वेक्टर, ये तो करना पड़ेगा, F2 प्लस F1 फोर्स को जोड़ दो। अब एक चीज़ और देखना, F2 तो ऐसे ही ठीक है, प्लस जो F1 फोर्स है ना आप लोग की, देखो F1 फोर्स इधर की तरफ लग रही है राइट की तरफ, तो राइट वाले को पॉजिटिव लेंगे हम लोग और लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेंगे। अगर आपने एक्स एक्सिस पढ़ी होगी कभी, एक्स और वाई एक्सिस, तो एक्स वाई एक्सिस में ये देखते हो ना कि एक्स अगर राइट वाली है तो पॉजिटिव लेनी है, लेफ्ट वाली तो नेगेटिव लेनी है। तो F1 फोर्स माइनस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी -F1, तो कितना बन जाएगा F2 वेक्टर प्लस माइनस का क्या माइनस का F1 वेक्टर, तो बस F2 वेक्टर में से F1 वेक्टर घटा दो। F2 फोर्स कितनी आई है बताओ आप लोगों की, सर F2 फोर्स आई है हमारे पास में 6.75 इंटू 10 की पावर -3, कितनी आई है बताओ 6.75 इंटू 10 की पावर -3। नेट फोर्स निकाल रहा हूँ ना मैं, तो नेट फोर्स निकालने के लिए देखो F2 की तो हमने निकाल लिया, F1 फोर्स कितनी आई बताओ आप लोगों की, तो F1 फोर्स यही तो आई थी, देखो जब मैं F1 फोर्स निकाला तो कितनी आई थी बताओ 4.5 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या कॉमन आ रहा है 10 की पावर -3, यहाँ पे कितना बचेगा बताओ 6.75 और इधर कितना बचेगा 4.5। अब एक काम करो 6.75 में से 4.5 को घटा दो, तो यहाँ 0 लिख सकता हूँ, 5 में 0 गया 5, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका 2, और 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2, तो क्या आ जाएगा 2.25 इंटू में क्या चल रहा है 10 की पावर -3 न्यूटन। इतनी आपकी नेट फोर्स लग रही होगी इस चार्ज पे, ठीक है। अब देखो क्योंकि आपकी F1 फोर्स बड़ी आई थी या F2 फोर्स आई थी बड़ी, तो देखो आपकी F2 फोर्स ज़्यादा बड़ी आई थी ना, मतलब जो आपका ये चार्ज है ना, क्योंकि F1 फोर्स कम है F2 फोर्स कम है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट की तरफ इस पे ये नेट फोर्स लगेगी, मतलब इतनी फोर्स तो लगेगी लेकिन कहाँ की तरफ लगेगी, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो आपको समझ में आया, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम और क्वेश्चंस भी करेंगे, तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है।